गुड इवनिंग बच्चों, माय नेम इज अभिषेक ठाकुर। आई एम अ पार्ट ऑफ रॉयल डिफेंस एकेडमी फैमिली। आज हमें चैप्टर पढ़ना है लैंड, सॉइल, वाटर एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। दिस इज द चैप्टर 2 ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस चैप्टर इन डिटेल। द फर्स्ट टॉपिक इज लैंड, मतलब जमीन। बहुत सारे कल्चर में, फॉर एग्जाम्पल इन हिंदू कल्चर, जमीन को धरती माता के रूप में पूजा जाता है। किसी चीज को जब हम पूजने लग जाते हैं तो आपको समझना लेना चाहिए कि उस चीज की वैल्यू इंसानियत के लिए कितनी ज्यादा हो जाती है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स दैट वी हैव इज लैंड। बहुत सारे यूजेस हैं जमीन के, हम उन सब यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर द थ्रेट्स दैट आर देयर टू द लैंड रिसोर्स, हम उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और जो थ्रेट्स लैंड रिसोर्स को हैं उनको कैसे हम मिटिगेट कर सकते हैं, उनसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे आज। बिफोर मूविंग फर्दर, आई वांट टू हाईलाइट अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इफ यू कैन सी इन दिस मैप, इस मैप को देखिए जरा। द एरिया विच आई एम सर्कलिंग, दिस एरिया, दिस इज less than 30% of the area, and this houses more than 60% of the total population of the world। 60% से भी ज्यादा पॉपुलेशन है इस एरिया में, 30% से भी कम एरिया है ये छोटा सा एरिया। आप इसी से समझ लीजिए कि कुछ जगह पर जमीन जो होती है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, लेकिन देयर आर सर्टेन प्लेसेस जहां पर जमीन की वैल्यू बहुत कम है। हमें वही चीज पढ़नी है आगे वाले टॉपिक में। Now coming to the factors that affect the land habitability। जमीन को हैबिटेबल बनाने में कौन कौन से फैक्टर मदद करते हैं? ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनसे जो डिटरमाइन करते हैं कि एक जमीन पर ज्यादा लोग रहेंगे, वहां पर ज्यादा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होगा, वहां पर और इंडस्ट्रीज आएंगी। ये सब फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट द लैंड हैबिटेबिलिटी इज चैलेंजिंग टेरेन। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि माउंटेनियस रीजन जो होते हैं, फॉर एग्जांपल द हिमालयन रीजन, द उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश रीजन, वहां पर देयर इज नॉट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। वहां पर जो हैबिटेशन होती है बहुत कम होती है। देयर इज अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। एक तो स्लोपी सरफेस है, देयर इज नॉट अ अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेन। द सेकेंड इज जो एग्रीकल्चर होता है दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट इन टेरेन, दीज रगड टेरेन, रगड टोपोग्राफी। रगड टोपोग्राफी का मतलब होता है बच्चों अनइवन टोपोग्राफी जो होती है, वहां पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। स्टीप स्लोप्स होते हैं वहां पर, अगर स्टीप स्लोप्स होंगे तो लोगों को रहने में भी प्रॉब्लम आएगी और इंडस्ट्रीज भी सेटअप नहीं हो सकती हैं वहां पर, तो उस जमीन की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। दिस इज वाई द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एज वेल एज द हिमालयन रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया इज वन ऑफ द लीस्ट स्कार्सली पॉपुलेटेड रीजन इन द कंट्री। जो सेकेंड फैक्टर दैट अफेक्ट द लैंड अवेलेबिलिटी इज द वल्नरेबिलिटी ऑफ एनी एरिया टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज और एनी अदर फैक्टर। We all know that the sea temperature is rising and the countries like Maldives और जो पैसिफिक आइलैंड नेशन है, स्मॉल आइलैंड्स ऑफ पैसिफिक आर फेसिंग एन एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस। सो कोई भी बिजनेसमैन होगा वहां पर अपनी इंडस्ट्री सेटअप नहीं करना चाहेगा, वहां पर एग्रीकल्चर थ्रेटन्ड होगा ड्यू टू राइजिंग सी लेवल, और जो लोगों का लाइवलीहुड है वो भी थ्रेटन्ड होगा। लो लाइंग एरियाज आर ससेप्टेबल टू द फ्लडिंग। वहां पर बाढ़ ज्यादा आती है लो लाइंग एरियाज में। सबमर्जेंस ऑफ लैंड होता है वहां पर, कोस्टल एरिया डूब जाते हैं पूरे के पूरे। इससे लैंड हैबिटेबिलिटी में वहां पर भी अफेक्ट होता है, वहां पर लोग कम रहते हैं। द थर्ड फैक्टर दैट अफेक्ट द अवेलेबिलिटी हैबिटेबिलिटी इज नेचुरल बैरियर्स। फॉर एग्जांपल डेजर्ट एंड थिक फॉरेस्ट। आप सभी ने देखा है कि सहारा डेजर्ट एंड थार डेजर्ट में वेजिटेशन बहुत कम होती है, ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स, एनिमल एज वेल एज प्लांट। डेजर्ट में जेनोफाइटिक वेजिटेशन तो होती है, बहुत कम स्केल पर होती है बच्चों। ह्यूमन भी कम रहते हैं सहारा एंड थार डेजर्ट में, एज वेल एज कोई इंडस्ट्री वगैरह भी सेटअप नहीं होती। द सेम इज ट्रू फॉर द थिक फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दैट आर प्रेजेंट इन इक्वेटोरियल रीजन। ऐसे फॉरेस्ट में पेड़ों की संख्या ज्यादा होती है, नो डाउट, डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है, बट एग्रीकल्चर कैन नॉट बी सस्टेन्ड इन दीज टाइप ऑफ एरियाज एंड बिजनेसेस को भी हम सेटअप नहीं कर सकते ऐसे एरियाज में।
लैंड यूज पैटर्न। अगला टॉपिक है आपका लैंड यूज के बारे में। द वेज, द एफिशिएंट वेज इन विच द लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस इज कॉल्ड एज द लैंड यूज पैटर्न। इसका मतलब है बच्चों, ऐसे बहुत सारे तरीके जिनसे हम किसी जमीन के टुकड़े को सबसे अच्छी तरीके से यूज कर पाए, इसे लैंड यूज पैटर्न बोला जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट। अब लैंड को बहुत सारे तरीकों से यूज किया जा सकता है। हमें सबको पता है कि लैंड जो है वो एक लिमिटेड रिसोर्स है, इसकी बहुत कमी है। अर्थ पर ओनली 30% ऑफ द सरफेस एरिया इज लैंड, बाकी जो 70% है दैट इज कवर्ड बाय वाटर। सो ह्यूमंस वहां पर नहीं रह सकते और 70% एरिया में इंडस्ट्रीज भी सेटअप नहीं हो सकती, वहां पर एग्रीकल्चर भी नहीं हो सकता। This 30% area is very much scarce. We have already discussed this. So it is very much imperative that we strictly follow the land use pattern. हमें जो जमीन है उसको यूज करने में एफिशिएंसी होनी चाहिए। हमें लैंड को यूज कर उसी तरीके के लैंड को यूज करना चाहिए जहां पर कोई तरीके की एक्टिविटी सुटेबल है। हम उन्हीं चीजों को अभी डिस्कस करेंगे। कौन कौन से तरीके से जमीन को यूज किया जाता है? द फर्स्ट इज एग्रीकल्चरल पर्पसेस। इंडिया के पास सबसे ज्यादा एरेबल एरिया है इन द वर्ल्ड, इवन मोर देन चाइना। इंडिया की जो जमीन है बच्चों, दैट इज द मोस्ट फर्टाइल लैंड अमॉन्ग ऑल अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड। दिस इज व्हाई इंडिया हैज लार्जली बीन एन एग्रेरियन इकोनॉमी सिंस इट्स इंसेप्शन, सिंस इट्स हिस्ट्री। तो इंडिया में एग्रीकल्चर होता है, राइस, wheat, pulses are some of the dominant crops that are grown on the land in India. So India में agriculture के लिए land को use किया जाता है. It is very much evident. The second is forestry. Managing and cultivation of forest. Forest उगाने के लिए भी जमीन का use होता है. बहुत जगह पर artificial forest उगाए जाते हैं और बहुत सारी जगह पर natural forest होते हैं, tropical evergreen और either tropical deciduous forest. So दूसरा land use pattern है forestry का. द थर्ड यूज ऑफ लैंड, जमीन का तीसरा यूज जो होता है वो होता है माइनिंग के लिए। अगर हमें साइंटिफिक इक्विपमेंट से पता लग जाता है कि एक जगह के नीचे, एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड के नीचे कोई मेटल मिल रहा है और उसका एक्सट्रैक्शन इकोनॉमिकली वायबल है, तो उस जमीन को माइनिंग के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, छोटा नागपुर प्लेटू, Chota Nagpur Plateau and the region around Jharkhand and Chhattisgarh. This region we know that is rich in iron and steel and coal. इसीलिए उस जगह पर कोल और आयरन एंड स्टील की माइनिंग होती है। The fourth is urban development. We all know that population around the world is booming. Population बढ़ रही है। That is more true for the developing countries like India. इंडिया एंड चाइना जैसी कंट्रीज में पॉपुलेशन बढ़ ही रही है। डेवलपिंग कंट्रीज में, अफ्रीकन बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर वेस्टर्न कंट्रीज एंड द डेवलप्ड वर्ल्ड। वहाँ पे पॉपुलेशन घट रही है एक्चुअली में। तो इंडिया में जब पॉपुलेशन घटेगी उससे क्या होगा? इंडिया ओनली हैज 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल लैंड एरिया, बट इंडिया हाउसेस 17% ऑफ पॉपुलेशन। तो इससे क्या होता है? ओनली 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 2.4% ऑफ द लैंड एरिया में रहती है। दिस मेक्स अस हाईली डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री। इंडिया एक डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है जिसकी एवरेज डेंसिटी है 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। आई होप यू विल रिमेंबर दिस फैक्ट। अब अर्बनाइजेशन हो रहा है इसी के साथ में। Only 33% of the country lives in cities as of now, but this fact is changing continuously. बहुत सारे लोग सिटीज में रहना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इसी वजह से क्या हो रहा है कि देयर इज अ डिमांड फॉर अर्बनाइजेशन, henceforth there is a demand for concretization। बहुत ज्यादा कंक्रीट की बिल्डिंग्स बन रही हैं, रोड बन रहे हैं और इससे लैंड यूज पैटर्न भी चेंज हो रहा है। जहां पर 10 साल पहले खेती की जाती थी, जो सिटी के फ्रिंज एरियाज थे, विलेजेस कहा जाता था उनको, वहां पर आज के समय पर सिटी ही बन रही है। वहां पर कंक्रीटाइजेशन हो चुका है, रोड बन रहे हैं, रेलवेज बन रही है, हॉस्पिटल वगैरह बन रहे हैं, वहां पर एग्रीकल्चर नहीं होती है। इससे आगे प्रॉब्लम भी हो सकती है हमको। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट इन लेटर स्लाइड्स।
नाउ देयर आर सर्टेन फिजिकल फैक्टर्स ऑल्सो दैट अफेक्ट लैंड यूज। हमने अभी पढ़ा है लैंड यूज के टाइप क्या क्या होते हैं, कौन कौन से तरीके से हम जमीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो लैंड यूज को अफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कि यहाँ पर एग्रीकल्चर होगा, एक जगह पर इंडस्ट्री सेटअप होगी, या फिर एक जगह पर अर्बनाइजेशन होगा, हमें अब इस बारे में पढ़ना है। द फर्स्ट एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्टर इज टोपोग्राफी। द टोपोग्राफी implies the shape and feature of the land area. It also includes the slope. एक जगह पर अगर स्लोपी सरफेस है तो इट इज वेरी मच इंपेरेटिव कि वहां पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। माउंटेनियस रीजन में एग्रीकल्चर नहीं होता है, यू ऑल नो दिस, बहुत कम होता है। माउंटेनियस रीजन में इनफैक्ट इंडस्ट्रीज भी सेटअप नहीं हो सकती हैं। सो द स्लोप ऑल्सो कम्स इन टोपोग्राफी। The shape of the piece of land also comes in topography, and other physical factors that we will be discussing, they all come in the topography. The second factor is soil. अगर soil में humus content ज़्यादा होगा और soil fertile होगी, this makes it suitable for agriculture. वहाँ पर agriculture ज़्यादा होगा। अगर soil barren है, वहाँ पर कुछ भी organic matter नहीं है उस soil में, तो वहाँ पर agriculture नहीं किया जा सकता। So soil इस तरीके से लैंड यूज को डिसाइड करती है। द थर्ड इज क्लाइमेट। क्लाइमेट में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। एक जगह पर अगर मॉडरेट टेम्परेचर होता है, इट मीन्स दैट इज द बेस्ट प्लेस टू लिव। अगर देयर इज अ एक्सट्रीमिटी इन टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है या टेम्परेचर बहुत कम है, वहां पर ह्यूमन हैबिटेशन भी नहीं हो सकती और वहां पर इंडस्ट्रीज भी सेटअप होने में मुश्किल आएगी, वहां पर एग्रीकल्चर भी नहीं हो पाएगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अंटार्कटिका एंड आर्कटिक रीजन जो होते हैं, दे शो द एक्सट्रीमिटी इन टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ कोल्डनेस। जो सहारा डेजर्ट है और थार डेजर्ट है, वहां पे भी टेम्परेचर में बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिटी है, बहुत ज्यादा गर्म है ये जगहें, तो यहाँ पर ह्यूमन हैबिटेशन पॉसिबल नहीं है, ह्यूमन का सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं है इन जगहों पर। द नेक्स्ट फैक्टर इन क्लाइमेट इज रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन। वी ऑल नो दैट वाटर इज अ गारंटी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन काइंड। अगर किसी जगह पर पानी मिल जाता है, दिस इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमैनिटी। तो पानी के यूजेस बहुत सारे हैं, पानी के बिना ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकते। तो रेनफॉल इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। जहां पर भी रेनफॉल होगी वहां पर इंपेरेटिव है कि एग्रीकल्चर भी सस्टेनेबल होगा, एग्रीकल्चर को सस्टेन किया जा सकेगा उस जगह पर। वहां पर इंडस्ट्रीज भी सेटअप हो सकती हैं क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी रहेगी। So it is very much important that when the land use is decided by rainfall pattern. The next feature is water availability, पानी की availability. We all know that जितनी भी civilization शुरू हुई हैं since the past, let me give you an example, Mesopotamian civilization, ये नाइल नदी के किनारे शुरू हुई थी। The Indus Valley civilization, ये इंडस नदी के किनारे शुरू हुई है। तो जो वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर रिसोर्स का यूज ह्यूमन लाइफ में सबसे ज्यादा है। वाटर को बहुत सारे तरीकों से यूज किया जा सकता है। सो वाटर रिसोर्स इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिसाइड्स द लैंड यूज। After the natural factors, there are also human factors that are going to decide the land use pattern. कौन सी जमीन कहां पर किस तरीके से यूज होगी, इसमें ह्यूमंस का भी रोल होता है डिसाइड करने में। कैसे यूज होता है? फॉर एग्जांपल, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अगर एक जगह पर पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है, तो वहां पर इट इज इंपेरेटिव दैट जमीन की डिमांड भी बढ़ेगी। लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, तो जमीन की डिमांड बढ़ेगी, तो वहां पर लोग जमीन को खरीदना चाहेंगे। द सेकेंड फैक्टर इज अर्बनाइजेशन। अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो नई नई सिटीज बसानी पड़ेंगी गवर्नमेंट को, नई नई सिटीज बसती चली जाएंगी, तो वहां पर अर्बनाइजेशन होगा, एंड इन दिस वे लैंड यूज पैटर्न विल चेंज फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अर्बनाइज्ड लैंड। द सेकेंड फैक्टर इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑल्सो अफेक्ट द लैंड यूज पैटर्न इन अ कंट्री। कैसे? टेक्नोलॉजी कैसे अफेक्ट करेगी? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, देयर इज एन एडवांसमेंट इन माइनिंग टेक्नोलॉजी। हमने आयरन एंड स्टील को माइन करने के लिए बहुत एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली। अब जो एरियाज जहां पर हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं
वहां पर वेरी मच देर अर्लियर इट वाज डिफिकल्ट टू माइन आयरन एंड स्टील बिकॉज दे वर फाउंड एट अ वेरी ग्रेटर डेप्थ। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने का मतलब है वहां पर सॉइल की लेयर ही बहुत ज्यादा होगी, उसके बाद में नीचे नीचे जो मिनरल की लेयर होगी वो मिलेगी हमें। लेकिन हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही इतना कर लिया कि उस जगह पर आसानी से हम आयरन एंड स्टील को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर कोल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लैंड यूज पैटर्न ऑफ दैट पार्टिकुलर पीस ऑफ लैंड विल चेंज फ्रॉम एग्रीकल्चर टू माइनिंग। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। बहुत और एग्जांपल हो सकते हैं। लेट मी गिव यू अ रिसेंट वन। हमने रियासी डिस्ट्रिक्ट में अभी देखा कि लिथियम पाया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस लास्ट ईयर इटसेल्फ। अब लिथियम पाया गया। ओरिजिनली उस जगह पर ग्रेजिंग होती थी वहां पर और ह्यूमन हैबिटेशन होता था, लेकिन अब विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हमको पता चला कि वहां पर लिथियम है। हम और टेक्नोलॉजी को एडवांस करेंगे ताकि हम लिथियम को एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो जो उस जगह रियासी डिस्ट्रिक्ट का लैंड यूज पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा फ्रॉम एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग एंड ह्यूमन हैबिटेशन टू माइनिंग। ऐसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लैंड यूज पैटर्न को अफेक्ट करते हैं। द थर्ड इज कल्चरल प्रैक्टिसेस। आप सभी ने देखा होगा कि पार्क वगैरह में कभी कभी रामलीला सेलिब्रेट की जाती है। पार्क नॉर्मली कॉमन पीपल के लिए होते हैं ताकि वो घूम सकें, लेकिन फॉर द कल्चरल रीजन हम एक पार्टिकुलर पीस ऑफ लैंड को चेंज कर रहे हैं, उसके यूज को कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चेंज कर रहे हैं लोकल कस्टम अपना सेलिब्रेट करने के लिए, रामलीला सेलिब्रेट करने के लिए, कृष्ण लीला सेलिब्रेट करने के लिए और बहुत अदर फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट करने के लिए। तो इस तरह से ह्यूमन के जो फैक्टर्स होते हैं वो भी लैंड यूज पैटर्न को चेंज करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। Now coming to land ownership categories that is given in your book। जमीन के मालिक बहुत तरीके के एंटिटी हो सकती हैं। जमीन की मालिक सबसे प्राइमरी owner of the land of a country is government of that particular country. The government of that country owns almost all the land of that country, and after that you must have also seen कि कम्युनिस्ट जो सोसाइटीज होती हैं, कंट्रीज होती हैं, वहां पर तो पूरी की पूरी जमीन गवर्नमेंट की होती है। लेकिन कैपिटलिस्ट कंट्रीज में कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ लैंड इज ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल भी जमीन को ओन करते हैं। This is called as the private land, where the land is owned by the individuals for personal use। और उस जमीन का जो यूज होता है वो पर्सनल बेनिफिट के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेसमैन अगर इंडस्ट्री सेटअप करता है और वो जमीन खरीद लेता है तो वो अपने यूज के लिए उस लैंड का यूज करेगा, अपने बेनिफिट के लिए। द सेकेंड टाइप ऑफ लैंड इज कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड का मतलब है कि द लैंड विच इज नॉट ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल पर्सन और इंडिविजुअल ग्रुप और एन ऑर्गेनाइजेशन, रेदर the land is owned by community। for example forest, जितने भी फॉरेस्ट एरिया होते हैं ये मोनोपोली नहीं है किसी एक इंसान के। फॉरेस्ट एरियाज जो होते हैं these are the property of a society, not an individual person। इसीलिए फॉरेस्ट को कम्युनिटी लैंड बोला जाता है। these are owned collectively and largely जो कम्युनिटी लैंड होती है इनके ओनर होते हैं गवर्नमेंट। इंडिया में जितनी भी कम्युनिटी लैंड है उनकी ओनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट से इंपेरेटिव है कि जो गवर्नमेंट ओनर है इसका मतलब कि सोसाइटी ऑफ दैट कंट्री इज द ओनर ऑफ दैट पार्टिकुलर लैंड। एवरीबडी कैन यूज इट, इट इज अ पब्लिक गुड। अब वी हैव टू डिस्कस अ लिटिल बिट मोर अबाउट कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज इन डिटेल। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हमें क्या क्या चीजें देते हैं? फॉर एग्जाम्पल फोल्डर कलेक्शन। कोई भी इंडिविजुअल कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज में जा सकता है और फोल्डर कलेक्ट कर सकता है। लाइव गैदरिंग फूड और लाइव स्टॉक, चाहे वो एनिमल्स के लिए लाइव स्टॉक कलेक्ट करे या फिर अपने लिए खुद के लिए खाना वगैरह कलेक्ट करता है तो वो अलाउड होता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। बट प्राइवेट लैंड में ये अलाउड नहीं होती हैं चीजें। द सेकेंड इज फ्रूट एंड नट हार्वेस्टिंग। आप वाइल्ड फ्रूट वगैरह कलेक्ट कर सकते हो, नट्स वगैरह जितने भी उगते हैं फॉरेस्टेड एरिया में, जितने भी फ्रूट वगैरह उगते हैं आप उन सभी को खुद ले सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं इस चीज पे। क्या कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज का ये फायदा होता है। एंड द थर्ड इज मेडिसिनल हर्ब। मेडिसिनल हर्ब वगैरह भी हम यूज करते हैं जो फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। दिस इज द बेनिफिट ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जो पूरी सोसाइटी के लिए काम करते हैं। Now there are certain challenges in the land use pattern and largely the land management।
जो जमीन को हम यूज करते हैं जिस तरीके से, उसमें हमें बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। आज चैलेंजेस इंपेरेटिव है। इंडिया में 2.4% ऑफ द टोटल ग्लोबल सरफेस एरिया है ओनली, लेकिन इंडिया में 17.4% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन है। तो इट इज इंपेरेटिव कि हमारे पास जमीन की बहुत ज्यादा कमी है। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इन द इफेक्टिव यूज ऑफ लैंड इज ओवर पॉपुलेशन। इंडिया में पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है कि हम एफिशिएंटली लैंड को यूज नहीं कर पाते जितना करना चाहिए हमें। ओवर पॉपुलेशन की वजह से इंक्रोचमेंट होता है। इंक्रोचमेंट कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी कर सकता है, कोई ग्रुप भी कर सकता है, कोई एनजीओ भी कर सकती है। फॉर पर्सनल और कॉमर्शियल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए भी इंक्रोचमेंट होता है और कॉमर्शियल यूज के लिए भी इंक्रोचमेंट होता है। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। देयर इज एन एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। जो वेटलैंड एरिया है इन द सुंदरबंस, उसको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है टू मीट द एग्रीकल्चरल डिमांड। जो वेटलैंड का एरिया है वहां पर एग्रीकल्चरल लैंड बनाई जा रही है धीरे धीरे बाय इंक्रोचमेंट, थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ इंक्रोचमेंट। इससे क्या हो रहा है, वहां का सुंदरबन का जो हैबिटेशन है धीरे धीरे खत्म हो रहा है। दिस इज अ वेरी सीरियस इशू फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन की वजह से ये हो रहा है। ऐसी बहुत सारी जगहों पर जो फॉरेस्टेड एरिया है वहां पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और एग्रीकल्चरल लैंड में उसको कन्वर्ट किया जा रहा है। जहां पर एग्रीकल्चर की जमीन है उसे अर्बनाइज्ड लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है, वहां पे हाई राइज बिल्डिंग बनाई जा रही है। सो दिस इज अ मिसमैनेजमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स। अर्बन एक्सपेंशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सिटीज की ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, तो सराउंडिंग एग्रीकल्चरल और नेचुरल एरियाज हैं वहां पर कंक्रीटाइजेशन हो रहा है, वहां पर बिल्डिंग्स बन रही हैं, रोड्स बन रहे हैं, और वो जो जमीन है वो एग्रीकल्चर के लिए सस्टेनेबल नहीं बची है, फिट नहीं है। नाउ कमिंग टू द थ्रेट्स। अब लैंड रिसोर्स को कौन कौन से नेचुरल थ्रेट्स हैं, ये जो अभी हमने मिसमैनेजमेंट की बात की, दिस इज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन कॉज। अभी नेचुरल कॉजेस कौन कौन से हैं लैंड रिसोर्सेज को जिनकी वजह से थ्रेट है, वो हमें डिस्कस करना है। द फर्स्ट इज लैंड डिग्रेडेशन। डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ लैंड इज कॉल्ड एज लैंड डिग्रेडेशन। जो जमीन की क्वालिटी होगी अगर वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी तो इसको लैंड डिग्रेडेशन बोला जाता है। इसका प्राइमरी रीजन है डिफॉरेस्टेशन। जमीन से अगर पेड़ों को काट दिया जाएगा तो सॉइल का स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ऑफ सॉइल एज वेल एज द लैंड, इट बिकम्स वीक। अगर स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ही सॉइल की वीक हो गई, जमीन की वीक हो गई, तो वहां पर ऑर्गेनिक सॉइल नहीं बचेगी। ऑर्गेनिक सॉइल नहीं होगी, वहां पर सॉइल इरोजन ज्यादा होगा, वेदरिंग ज्यादा होगी। इससे क्या होगा, जमीन फिसल के चली जाएगी, वहां पर प्लांट्स नहीं उग पाएंगे, वहां पर एग्रीकल्चर सेटअप नहीं हो पाएगा, वहां पर इंडस्ट्रीज वगैरह भी नहीं सेटअप हो पाएंगी। So it is very much important that we should grow plants and trees. We discussed about land degradation. The second is landslide. The mass movement of earth and soil in the hilly areas is called as landslide. अगर बच्चों लैंडस्लाइड हो जाती है तो उस जगह पर जितने भी हैबिटेशन रह रही है उस जमीन के ऊपर, वो पूरी की पूरी तबाह हो जाती है, वो डाउन स्लोप चली जाती है और वो खत्म हो जाती है। तो जो नया लेयर जो उगता है दैट इज नॉट फिट फॉर एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी, आइदर फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट और फॉर एग्रीकल्चर। जो माउंटेनियस रीजन में थोड़ी बहुत भी एग्रीकल्चर होती होगी वो भी नहीं होगी अगर लैंडस्लाइड हो गया तो। मोर ओवर लैंडस्लाइड में हमेशा ये डर बना रहेगा एक ह्यूमन बीइंग को कि कब यहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाए, तो वो यहाँ पर रहना भी पसंद नहीं करेंगे और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करना भी पसंद नहीं करेंगे। द नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन। The loss of topsoil due to wind or watery action. Soil erosion का मतलब होता है कि when there is a loss in the soil, the top layer of the soil वो धीरे धीरे उजड़ता चला जाता है। आपको एक फैक्ट बताता हूँ, it takes hundreds of years to grow just 1 centimeter of soil. Soil के 1 सेंटीमीटर लेयर को बनने में 100 से भी ज्यादा साल लग जाते हैं, और it takes less than a year to destroy a 1 centimeter layer of a soil through the process of soil erosion. बस 1 साल से भी कम समय में सॉइल इरोजन से वो सॉइल जो होती है वो तबाह हो जाती है। सो आप समझिए कि सॉइल इरोजन से जमीन को कितना घाटा होता है और ये किस स्केल पर हो सकता है अगर इसको चेक नहीं किया जाए तो। द नेक्स्ट इज डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन का मतलब है कि जो हमारी फर्टाइल लैंड थी उसको बैरन कर देना। बहुत तरीके हो सकते हैं फर्टाइल लैंड को बैरन करने के। द फर्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन।
एक जगह से अगर पेड़ काट दिए जाएंगे तो पेड़ जो होते हैं वो सॉइल को होल्ड करते हैं, सॉइल की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को बनाए रखते हैं। लेकिन पेड़ ही नहीं होंगे, डिफोरेस्टेशन हो जाएगा, तो वहां की सॉइल भी कमजोर हो जाएगी, सॉइल इरोजन भी ज्यादा होगा एंड उसके बाद में उस जगह पर डेजर्टिफिकेशन होगा। अगर डेजर्टिफिकेशन हो जाता है तो वहां पर लैंड रिसोर्सेज को थ्रेट होगा और ह्यूमन पॉपुलेशन भी सस्टेन नहीं कर पाएगी वहां पर। नाउ कमिंग टू सर्टेन लैंड कंजर्वेशन मेथड। हमने अभी डिस्कस किया कि जमीन को खतरे क्या क्या हैं फ्रॉम ह्यूमंस एज वेल एज फ्रॉम नेचुरल फैक्टर्स। अभी हमें डिस्कस करना है कि हाउ वी कैन कंजर्व लैंड, जमीन को बचा कैसे सकते हैं हम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज एफोरेस्टेशन। बच्चों, एफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ उगाना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो हैज एन एक्ट कैंपा। I would like you to search about this act. It is compulsorily afforestation of land. इस एक्ट में इंडस्ट्रीज को, अदर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स को इंस्पायर किया जाता है कि वो एफोरेस्टेशन ड्राइव शुरू करें, पेड़ उगाएं वो अलग अलग जगह पर। अगर एक जगह पर ज्यादा पेड़ हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, जो पेड़ होते हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखेंगे। अगर सॉइल बाइंड होगी तो सॉइल इरोजन नहीं होगा और जो जमीन है वो भी बची रहेगी। ये होता है इससे। एफोरेस्टेशन हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ लैंड। द सेकंड इज लैंड रिक्लेमेशन। जो भी डिग्रेडेड लैंड है, जहां पर डेजर्टिफिकेशन हो चुका है या लैंड का डिग्रेडेशन ऑलरेडी हो चुका है, हम उसको भी प्रिजर्व कर सकते हैं थ्रू आर्टिफिशियल मैकेनिज्म। या तो हम उस जगह पर आर्टिफिशियल ट्रीज वगैरह उगा सकते हैं, ऐसे पेड़ उगा सकते हैं जो बहुत जल्दी उगते हैं और बहुत कम पानी में उगते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूकेलिप्टस का पेड़, जो पेड़ होता है उसको उगाया जा सकता है। हम और भी बहुत तरीके से लैंड को रिक्लेम कर सकते हैं। एंड लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। दिल्ली के आसपास में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे जो जमीन है उसको एज अ गार्बेज साइट यूज किया जाता है। वहां पे बड़े बड़े गार्बेज के टीले उगे हुए हैं। अब उस गार्बेज को हम ट्रीट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं या फिर रिसाइकिल कर सकते हैं इंडस्ट्रीज में। वो गार्बेज वहां से इकट्ठा होकर इंडस्ट्रीज में जाएगा तो जो जमीन है वो रिक्लेम हो पाएगी। वहां पर पार्क डेवलप किया जा सकता है या फिर और कोई अच्छे काम के लिए उस जमीन को यूज किया जा सकता है। द नेक्स्ट इज रेगुलेटेड केमिकल यूज। अब नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड होते हैं, वो हमारी जमीन के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। हमें कम से कम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी शुड स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना होगा। नेचुरल फार्मिंग जैसी प्रैक्टिसेस को एम्ब्रेस करना पड़ेगा। हाइड्रोपोनिक्स जैसी प्रैक्टिसेस होती हैं उनको एम्ब्रेस करना पड़ेगा एज कंपेयर टू दिस सिंथेटिक केमिकल यूसेज इन एग्रीकल्चर। इस तरीके से हम अपनी जमीन को बचा सकते हैं। एंड द सेकंड इज ग्रेजिंग मैनेजमेंट। ओवर ग्रेजिंग से भी आप सभी को पता है कि लैंड का डिग्रेडेशन होता है। जहां पर ओवर ग्रेजिंग होती है, जिन जिन जगहों पर, वहां पर जो सॉइल होती है वो कमजोर होने लग जाती है। वहां पर फिर जमीन होती है उसकी भी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी खतरे में पड़ जाती है। तो हमें ग्रेजिंग मैनेजमेंट के लिए अपने लाइव स्टॉक को भी मैनेज करना पड़ेगा प्रॉपरली। सो दिस वाज ऑल अबाउट लैंड। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट वाटर और सॉइल। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।